Again, my friends and dear student, myself महेंद्र देवंदा। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि एनिमल फिजियोलॉजी का भाग है, उसके अंतर्गत हम इसको 3 भागों से विभाजित करके पढ़ेंगे। यानी जो पाचन तंत्र है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको हम 3 रूप से पढ़ेंगे। एक भाग में हम बात करेंगे संरचना के बारे में, यानी जो पाचन तंत्र है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में। दूसरे भाग में हम बात करेंगे जो पाचन तंत्र की जो पाचन की जो प्रक्रिया है, पाचन की यानी जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके बारे में। और उसके बाद में हम बात करेंगे जो पचित भोजन के अवशोषण के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें संरचना के बारे में, यानी हमारा जो पाचन तंत्र है उसके कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। यहाँ पर हमारे सामने कुछ फोटोग्राफ्स हैं, वहाँ हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ सबसे पहले माउथ, उसके बाद में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, उसके बाद में आपको लीवर्स और उसके बाद में जितने भी पार्ट्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही आपको सेकंड डायग्राम में भी आपको इस तरह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, उसके बाद में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, और ऐसे ही थर्ड डायग्राम में इसी प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है। आज हम इसी डाइजेस्टिव सिस्टम की संरचना के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम पाचन तंत्र से संबंधित सामान्य परिचय की बात करें, यानी जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें, तो हमें एनर्जी के लिए फूड की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हम अपना खाना खाते हैं, खाना खाने से जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो टूटता है, टूटने की प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। सरल शब्दों में पाचन की प्रक्रिया के उपरांत इन पचित पदार्थों का, जो टूटे हुए पदार्थों का अवशोषण होता है, अवशोषण ब्लड के थ्रू होता है, ब्लड में हो जाता है, और ब्लड के थ्रू यानी हमारे रक्त के थ्रू पूरे शरीर में ये वितरित हो जाते हैं। वितरित होने के बाद में प्रत्येक कोशिका के द्वारा ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के द्वारा इनसे एनर्जी बनने का कार्य संपादित होता है। तो फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीवित सदस्य हैं उनमें भोजन, जो फूड होता है, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आधारभूत जरूरत है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर, जो खाने का मुख्य भाग होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये 3 कंपोनेंट मुख्य रूप से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड वसा। इसके अलावा कुछ मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स यानी खनिज लवण, और साथ ही साथ कुछ वाटर की भी आवश्यकता होती है, जो इनकी मात्रा कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, विटामिन्स एंड मिनरल्स की। फूड क्या करता है? फूड प्रोवाइड्स एनर्जी, हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, और ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करवाता है, जो कि हमारे शरीर की ग्रोथ यानी हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, और जो हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतक हैं उनके रिपेयर के लिए आवश्यक होते हैं, यानी उनकी मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा जो वाटर, जो पानी होता है, वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। जो पानी होता है उसका मेटाबॉलिक, जो हमारी उपापचयी जो क्रियाएं हैं उनकी प्रक्रियाओं में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके अलावा यह हमारे शरीर को डिहाइड्रेशन से भी बचाने का काम करता है। अब हम बात करते हैं डाइजेशन की जो परिभाषा है उसके में आते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस, यानी जटिल जो भोजन के अणु हैं, जटिल भोजन के जो पदार्थ हैं उन पदार्थों का सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बदलना,
यानी जटिल भोजन के सब्सटेंसेस को सरल फॉर्म में, सिंपल में बदलना, और ये प्रक्रिया जिस माध्यम से की जाती है, जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाता है पाचन यानी डाइजेशन। और यह पाचन की प्रक्रिया मैकेनिकल हो सकती है यानी यांत्रिक हो सकती है, और साथ ही साथ बायोकेमिकली भी हो सकती है, यानी ये दोनों माध्यम के द्वारा संपादित होने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जो पाचन तंत्र है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो पाचन तंत्र है, द ह्यूमन्स डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, या हम कहें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या हम जीआई ट्रैक्ट भी जिसको कहते हैं, और साथ ही साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी इसमें पाई जाती है। मीन्स जो हमारा पाचन तंत्र है दो प्रकार से, दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल जिसको हमने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कह रहे हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कह रहे हैं, और दूसरा जो भाग है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। इन दो से मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। जीआई ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट में कुछ पार्ट शामिल हैं, जैसे हमारा माउथ, मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स का अधिकांश भाग, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। डायग्राम में आप देखिए, डायग्राम में यहाँ पर एक पाचन तंत्र का डायग्राम हमें दिखाया गया है, जिसमें एक ट्यूब लाइक जो संरचना है, वो जो आपको ट्यूब लाइक जो संरचना है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हुए ये एनएस तक जाती है। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ भाग से स्टार्ट होती है, माउथ भाग से शुरू होती है और एनएस भाग तक खत्म होती है। अंतिम भाग होता है ये लास्ट भाग होता है। इससे जुड़ी हुई कई प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक। इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन का जो भाग है डियोडेनम, देन है जेजुनम, उसके बाद में है इलियम। डियोडेनम, जेजुनम और इलियम तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग हैं। और उसके बाद में यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है और ये है रेक्टम के बाद में एनस तक फिनिश होती है। ये है हमारा पूरा डाइजेशन सिस्टम। इसके साथ में एलिमेंट्री कैनाल के साथ में कुछ ग्लैंड्स हमें दिखाई देती है, जिसमें सबसे पहले कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है, जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, इनको हम आगे जानेंगे। लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, इस प्रकार की कई प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब हम सबसे पहले समझते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल को, यानी जिसको हिंदी में कहें आहार नाल के बारे में। आहार नाल के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। द लेंथ ऑफ जीआई ट्रैक्ट इज अबाउट 5 to 7 मीटर। आप यहाँ ध्यान देंगे 5 से 7 मीटर लंबी है जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, जो कि माउथ से, मुंह है भाग से शुरू होकर एनएस भाग यानी गुदा तक समाप्त हो रही है। इसकी लंबाई 5 से 7 मीटर होती है, जिसको फिट में बताएं तो 16.5 to 23 फिट होती है। एक जीवित पर्सन में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इट इज लॉन्गर इन ए कैडेवर, जो डेथ पर्सन होता है उसमें इसकी लंबाई बढ़ती है 7 से 9 मीटर तक होती है, क्योंकि मरने के बाद, डेथ होने के बाद में मसल्स
जो टोन्स है वो ख़त्म हो जाते हैं, मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन सस्टेन कर जाते हैं और इसकी लंबाई बढ़ जाती है। द एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन जो सहायक के रूप में भूमिका निभाते हैं, सहायक पाचन अंग के रूप में भूमिका निभाते हैं, उसमें है टीथ यानी हमारे दांत, हमारी टंग यानी जीभ, सलाइवा हमारा लार जो ग्रंथियां हैं वो, लीवर यकृत, गाल ब्लैडर और पैनक्रियास, ये जो हैं जितने भी हैं ये अंग सहायक पाचन अंग के रूप में कार्य करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो कि कैनाल बिगिंस एंटीरियर ओपनिंग, एंटीरियर ओपनिंग कौन सी है? माउथ, जो हमारा माउथ का भाग है वहां से शुरू होती है एंड इट ओपन आउट, और ये बाहर की तरफ खुलती है पोस्टीरियर अंतिम भाग की तरफ थ्रू द एनस, यानी ये गुदा के थ्रू बाहर खुलती है। द माउथ लीड्स टू बक्कल केविटी, माउथ जो होता है वो बक्कल केविटी में ओपन होता है, जिसको हम ओरल केविटी भी कहते हैं। जो हमारे माउथ में खाली स्थान होता है उसको बक्कल केविटी हमने नाम दिया है। द ओरल केविटी हैज ए न्यूमेरियस ऑफ टीथ, हमारे जो ओरल केविटी है उसमें बहुत सारे टीथ पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं, और मस्कुलर टंग जीभ भी पाई जाती है। अब हम एलिमेंट्री कैनाल का कुछ भाग के बारे में बात करते हैं। एलिमेंट्री जो कैनाल है उसमें एक भाग है ईसोफेगस, तो ईसोफेगस के बारे में समझते हैं। द ओरल केविटी लीड्स इनटू ए शॉर्ट फेरिंग्स, ये एक छोटी जो फेरिंग्स है वहां पर ओपन होती है, विच सर्व्स एज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। जो फेरिंग्स का जो भाग होता है वो फूड जो भोजन है और हमारी हवा के लिए, जो नाक से हवा आ रही है, नोज से जो हवा आ रही है, उन दोनों के लिए, भोजन और एयर के लिए कॉमन पैसेज है, एक समकॉमन मार्ग है। द ईसोफेगस एंड द ट्रेकिया ओपन इनटू द फेरिंग्स। ईसोफेगस, ईसोफेगस और ट्रेकिया जिसको विंड पाइप कहते हैं, ये फेरिंग्स में ओपन हो रहे हैं। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या है? एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड, जो कि भोजन को प्रिवेंट करता है प्रवेश करने में, कहां पर? इनटू द ग्लोटिस। ग्लोटिस जो कि विंड पाइप का भाग होता है, उसमें प्रवेश करने से रोकने के लिए एक ढक्कन पाया जाता है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं, और ये एपिग्लोटिस विंड पाइप के ऊपर पाया जा रहा है, जो हमारी श्वास की जो नली है उसके ऊपर पाया जा रहा है, ताकि ये क्या हो सके, भोजन सांस की नली में अंदर नहीं जा सके ड्यूरिंग जब हम खाना खाते हैं, ड्यूरिंग स्वेलोइंग, जब हम खाना अंदर स्वेल कर रहे होते हैं, निगल रहे होते हैं। द ईसोफेगस इज ए थिन, ईसोफेगस एक पतली, लॉन्ग लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, जो कि हमारे जो नेक का रीजन है वहां से होती हुई थोरेक्स को क्रॉस करते हुए और डायफ्राम को भी क्रॉस करते हुए लास्ट में जाकर ये जैसे बैग लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्टोमक कहलाता है, आमाशय कहलाता है, उसमें जाकर ये ओपन हो जाती है, यानी खुल जाती है। आमाशय किस प्रकार का होता है? जे शेप का होता है, अभी डायग्राम में हम समझते हैं। अब हम समझते हैं स्टोमक के बारे में, यानी जिसको हिंदी में आमाशय कहते हैं, इसके बारे में। आमाशय आपको संरचना में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो भाग है ये स्टोमक कहलाता है।
स्टोमक एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, थैलेनुमा संरचना होती है। इसमें ए मस्कुलर स्फिंक्टर रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टोमक। एक मस्कुलर स्फिंक्टर जो कि आगे जाके स्टोमक में ओपन हो रही है, जो स्फिंक्टर है वो ईसोफेगस और स्टोमक के बीच में पाई जाने वाली संरचना है। जो मस्कुलर स्फिंक्टर है वो आप ध्यान देंगे ईसोफेगस एंड स्टोमक के बीच में पाई जाने वाली एक संरचना है, इसलिए इसको यहां पर नाम दिया गया गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये क्या करती है, जो ईसोफेगस से जो पदार्थ प्रवेश करते हैं उनको रेगुलेट करती है, उनको बनाए रखने देती है। द स्टोमक लोकेटेड द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो एब्डोमिनल कैविटी होती है वहां उसमें इसकी जो स्थिति होती है आमाशय की वो होती है अपर लेफ्ट पोर्शन, जो ऊपर एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर की तरफ और लेफ्ट साइड में, जो हमारा लेफ्ट साइड का हिस्सा होता है शरीर का, वहां पर स्टोमक पाया जाता है। 3 मेजर पार्ट्स। स्टोमक के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक भाग कहलाता है कार्डियक, दूसरा भाग होता है वो कहलाता है फंडिक, एंड थर्ड जो भाग होता है वो कहलाता है पाइलोरिक। पहला जो कार्डिक भाग होता है या कार्डिक पोर्शन जिसको कहें, विच यहां पर ईसोफेगस ओपन होता है। यहां डायग्राम में आपको ये जो लाइन करके दिखाया हुआ है, यहां एक लाइन बनी हुई है, ये जो भाग है ये कहलाता है कार्डिक पोर्शन, जहां पर ईसोफेगस की ओपनिंग हो रही है। दूसरा जो भाग होता है फंडिक भाग, फंडस भाग, या जो हमें जो डोमिनेट पार्ट जो दिखाई दे रहा है वो फंडिक भाग है। और इसके बाद में जो अंतिम भाग होता है, जो ये लास्ट का जो भाग होता है वो पाइलोरिक पोर्शन कहलाता है। और ये पाइलोरिक पोर्शन कहाँ ओपन होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत होती है उसका पहला भाग, वहां पर ये ओपन होती है। यहाँ एक हमें इस स्टोमक भाग में 2 कर्वेचर दिखाई देते हैं। एक ये कर्वेचर हो गया और दूसरा जो इस तरह से पाया जाता है। इन 2 कर्वेचर में ये है लेजर कर्वेचर, और जो बड़ा भाग होता है उसको कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर्स। इस मसल से बने हुए स्टोमक में जो पाचन की क्रिया होती है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। अब हम समझते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हिंदी में छोटी आंत कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में स्पष्ट किया गया है, विभाजित किया गया है, जिसमें पहला भाग है डिओडेनम। ये भाग अभी डायग्राम में दिखाई दे रहा है। दूसरा जो भाग है जेजुनम, और तीसरा जो भाग है, थर्ड जो भाग है वो है इलियम। ये हो गया डिओडेनम, सेकंड पार्ट हो गया जेजुनम, एंड थर्ड भाग हो गया इलियम। सबसे पहले डिओडेनम को देखते हैं। डिओडेनम क्योंकि यहां पर ये स्टोमक है, स्टोमक के बाद में जो भोजन आता है या इसकी स्टोमक की ओपनिंग होती है वो डिओडेनम में होती है। ये यू शेप का होता है, यू के आकार का होता है, लॉन्ग कॉइल होता है, कॉइल स्ट्रक्चर होती है। ओपनिंग ऑफ द स्टोमक इनटू द डिओडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। इंपॉर्टेंट है, यहां पर पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जा रहा है, यानी जो स्टोमक का पाइलोरिक भाग है और जो डिओडेनम है, इन दोनों के बीच में एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, जो इनकी जो पदार्थ आने जाने हैं उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको कहते हैं जेजुनम।
जेजुनम जो भाग है वो मिडिल भाग है, मध्य भाग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तीसरा जो भाग होता है इलियम, ये हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है। इलियम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, इलियम आगे जाकर लार्ज इंटेस्टाइन में जो बड़ी आंत होती है वहां पर जाकर ओपन होता है। यहां पर जो इंटेस्टाइन के दो नाम दिए गए हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल का आस है छोटी हो गया, ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहां पर जो ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है, यहां पर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसका डायामीटर या हम कहें व्यास जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल होता है, लार्ज में लार्ज होता है, यानी बड़ा डायामीटर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, इसलिए इनको स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन नाम दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला भाग कहलाता है सीकम, दूसरा जो भाग होता है वो होता है कोलन, और तीसरा जो भाग होता है वो कहलाता है रेक्टम। तीनों भागों को पहले एक एक करके देख लेते हैं। सीकम, सीकम क्या होता है? स्मॉल ब्लाइंड सैक, छोटा एक सैक होता है विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जहां पर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो सहजीवी के रूप में कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ए नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शंस, एक फिंगर लाइक अंगुलियों के समान एक प्रोजेक्शन पाया जाता है जिसको कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी एक अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। ये अराइज होता है फ्रॉम सीकम, सीकम से ओरिजिन होता है, जो अपेंडिक्स है वो है, और यह एक अवशेषी अंग है। डायग्राम में हम देखते हैं सीकम को, ये डिओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है, डिओडेनम से बाद में जेजुनम, जेजुनम के बाद में इलियम। अब इलियम, ये तीनों भाग हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब हम बात देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का पहला भाग, ये है सीकम। सीकम के बाद बास में आपको यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है, ये है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि सीकम का भाग होता है। इसके बाद में सीकम आगे कोलन में आगे बढ़ती है, यानी जो हमारा सीकम का भाग है आगे जाकर कोलन में इसकी ओपनिंग हो रही है। तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा भाग है कोलन। कोलन के 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट्स। एक होता है असेंडिंग कोलन, दूसरा होता है ट्रांसवर्स कोलन, और थर्ड होता है डिसेंडिंग पार्ट या डिसेंडिंग कोलन। एक एक को देखते हैं। कोलन का एक भाग हो गया असेंडिंग कोलन, दूसरा हो गया ट्रांसवर्स कोलन, और तीसरा जो भाग हो गया वो है डिसेंडिंग कोलन। क्योंकि ये ऊपर चढ़ता हुआ भाग है, असेंडिंग कोलन नाम दिया। ट्रांसवर्स कोलन अनुप्रस्थ होने के कारण इसको ट्रांसवर्स कोलन नाम दिया, और डिसेंडिंग कोलन क्योंकि ये उतरते हुए भाग होता है इसलिए इसको डिसेंडिंग पार्ट नाम दिया गया है। नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन का जो थर्ड भाग होता है वो कहलाता है रेक्टम। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू द रेक्टम विच ओपन आउट थ्रू द एनस। ये रेक्टम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का अंतिम भाग होता है, और यहाँ के बाद में ये एनस के थ्रू ओपन होता है, एनस के द्वारा बाहर ओपन किया जाता है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई एलिमेंट्री कैनाल के भागों की बात। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, जो पाचन ग्रंथियां हैं उनके बारे में। पाचन ग्रंथियां जो कि पाचन की क्रिया में मदद करती है उनके बारे में। सबसे पहले द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इंक्लूड सलाइवरी ग्लैंड्स, इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जा रही हैं। लीवर यानी यकृत, पैनक्रियाज, ये महत्वपूर्ण डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं।
इसके अलावा, इन सब के अलावा जो एलिमेंट्री कैनाल है, उस एनाल के अंदर की तरफ कुछ ग्लैंड्स पाई जाती है जिनके द्वारा भी एंजाइम सीक्रेट होते हैं और वो पाचन की प्रक्रिया में मदद करते हैं। यहाँ एक डायग्राम में हमें ये दिखाया गया है कि एक डाइजेस्टिव में हेल्प करने वाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गॉल ब्लैडर यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पर पैनक्रियाज जो दिखाया गया है, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से डियोडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग होता है वहां पर ओपन होते हैं। इसके अलावा जो लीवर, यहाँ पर लीवर होता है, उसकी भी ओपनिंग डियोडेनम में होती है। इन सब के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले टीथ के बारे में जानते हैं। जो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन के रूप में काम कर रहे हैं उनमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टीथ के बारे में, दांतों के बारे में। ये एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है। हमारे में थीकोडोंट टीथ पाए जाते हैं, गर्त दंती दांत पाए जाते हैं, यानी जो दांत होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, उनके अंदर धसे हुए पाए जाते हैं। हमारे मनुष्य में टेम्पोररी जो टीथ होते हैं, जिनको मिल्क टीथ भी कहते हैं, उनकी संख्या 20 होती है, 20 होती है। जबकि परमानेंट, जब ये टेम्पोररी टीथ टूट जाते हैं तो उनके बाद में जो दांत आते हैं वो परमानेंट होते हैं। उनकी संख्या 32 होती है। ये हमारे जीवन काल में 2 बार दांत आने के कारण हम इसको डायफायोडोंट कहते हैं, द्विबार दंती कहते हैं। हमारे जो दांत होते हैं वो हेट्रोडोंट होते हैं, यानी विषम प्रकार के होते हैं। विषम प्रकार से कैसे हो गए? एक प्रकार के दांत होते हैं इंसाइजर्स, दूसरे प्रकार के होते हैं कैनाइन, तीसरे प्रकार के दांत होते हैं प्रीमोलर और अंतिम प्रकार के होते हैं मोलर। इनकी संख्या अलग अलग होती है, इसलिए इनके जो संख्या ज्ञात करने के लिए एक डेंटल फॉर्मूला काम में लिया जाता है। यहाँ एक डेंटल फॉर्मूला में दिखाया गया है, जिसमें सबसे पहले यहाँ आई का मतलब हो गया इंसाइजर और सी का मतलब हो गया कैनाइन, पीएम का मतलब हो गया प्रीमोलर और एम का मतलब हो गया मोलर। यानी हमारे शरीर में इंसाइजर 2, कैनाइन्स 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3, ये एक छोर पर पाए जाने वाले दांतों की संख्या है। यानी हम डायग्राम के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपको ये यहाँ से आगे ही आगे वाला भाग है, यहाँ पर हमें दांत दिखाई दे रहे हैं। शुरू के जो आपको 2 दांत दिखाई दे रहे हैं ये है इंसाइजर। इसके बाद में जो एक दांत होता है कैनाइन, कैनाइन जो दांत होता है जो कि मांसाहारी जानवर होते हैं उनमें विकसित होता है, उनकी संख्या 1 होती है। प्रीमोलर की संख्या 2 होती है, ये होते हैं प्रीमोलर। और उसके बाद में जो लास्ट के जो दांत होते हैं उनको कहते हैं मोलर टीथ। ऐसे ही इनकी संख्या हो गई 8। ऐसे ही दूसरी तरफ भी 8 और पाए जाते हैं, यानी 8 और 8 16, यानी 16 हमारे जैसे नीचे वाले जबड़े में पाए जाते हैं और इसी तरह का विन्यास ऊपर वाले जबड़े में भी पाए जाते हैं। यानी 8 + 8 यानी टोटल मिला के 32 हमारे दांत पाए जाते हैं। 32 दांत हैं, यानी हम कहें 16 जोड़ी दांत पाए जाते हैं। दांत के 3 भाग होते हैं, एक भाग होता है क्राउन, दूसरा भाग होता है रूट और तीसरा भाग होता है नेक। जो क्राउन होता है सबसे ऊपर वाला भाग होता है, क्राउन की तरह होता है। दूसरा सबसे अंदर की तरफ जो धसा सबसे अधिकांश भाग बनाता है वो होता है रूट, और बीच में इन दोनों के बीच में नेक रीजन पाया जाता है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम इनेमल का होता है। दांत में आपने इनेमल का नाम सुना होगा। इनेमल कठोर पदार्थ होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है, और इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ होता है। ये 2 पदार्थों के मिलने से इनेमल का फॉर्मेशन होता है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट टंग के बारे में। टंग मीन्स
जो हमारी जीभ होती है, जिह्वा जो होती है उसके बारे में। जीभ हमारी क्या होती है? मस्कुलर ऑर्गन होती है। द टंग इज ए फ्रीली मूवेबल, आसानी से स्वतंत्र रूप से मूव कर सकती है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। मसल से बनी हुई संरचना होती है। अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम, और जो ओरल कैविटी होती है, जो मुख कैविटी होती है, उसमें फ्रेनुलम के द्वारा, फ्रेनुलम स्ट्रक्चर के द्वारा ये जुड़ी हुई रहती है। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस, जो हमारी जीभ होती है उसके ऊपर की तरफ बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं, उनको पेपिली कहते हैं। और ये पेपिली सम ऑफ विच बियर्स टेस्ट बर्ड, इन पेपिली के पास में क्या होता है? टेस्ट बर्ड होते हैं, यानी जो स्वाद को पहचानने में काम में आते हैं, जो कि हमें स्वीट का, बीटर का, इस तरह से जो खट्टा मीठा कड़वा सभी का ज्ञान कराने में हमारी जो टंग होती है वो मदद करती है। साथ ही साथ हमारे भोजन को जो पीछे धकेलने का काम में भी मदद करती है। बोलने में भी हमें टंग मदद करती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, जो लार ग्रंथियां हैं उनके बारे में। हमारे शरीर में, हमारे माउथ भाग में 3 पेयर्स में, यानी 3 जोड़ी में सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है, जो कि सलाइवा का, जो लार है उसका सिक्रीशन करती हैं। जिसमें फर्स्ट है पैरोटिड, जिसको हम कहते हैं चिक ग्लैंड भी कहते हैं, पैरोटिड ग्लैंड या चिक ग्लैंड कहते हैं। दूसरे प्रकार की जो ग्रंथि है उसको कहते हैं सब मैक्सिलरी, या हम कहें सब मैंडिबुलर, इसको कहते हैं लोअर जॉ के पास में पाई जाती है। और थर्ड है सब लिंगुअल, जो कि जीभ के, जो हमारी टांग होती है उसके नीचे की तरफ पाई जाती है। डायग्राम में आप देखिए, जो कान है उसके पास में पैरोटिड ग्लैंड दिखाई दे रही है, जो जीभ के पास में जो पाई जा रही है वो है सबलिंगुअल ग्लैंड्स पाई जा रही है। इसके अलावा सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स भी आपको दिखाई दे रही है। इन सब से जो एक डक्ट्स होती है वो निकलकर माउथ में ओपन होती हैं। इन ग्लैंड्स के द्वारा सलाइवा का सिक्रीशन होता है, और इन सलाइवा में एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो कि पाचन की क्रिया में मदद करते हैं। दीज ग्लैंड्स सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी सीक्रेट सलाइवरी जूस इनटू द बक्कल कैविटी। ये जो हमारी बक्कल कैविटी जो है उससे बाहर होते हैं, और इनकी ट्यूब के थ्रू इनका जो जितना भी सिक्रीशन होता है वो बक्कल कैविटी में आ जाता है। ये थी सलाइवरी ग्लैंड्स की संरचना, उनके द्वारा सिक्रीट होने वाला जो सलाइवा है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट एसेसरी ऑर्गन के रूप में लीवर के बारे में, यानी जो हमारा यकृत है उसके बारे में। यकृत जैसा कि आपको विदित है हमारे शरीर में लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में पाया जाता है। इसका जो वजन होता है 1.2 से 1.5 यानी लगभग 1200 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम तक इसका वजन होता है। जैसा कि इस लीवर के बारे में, इसकी हिस्टोलॉजी और इसके फंक्शन के बारे में हम एनिमल फिजियोलॉजी के पहले कुछ चैप्टर्स में, कुछ वीडियो, जो पहला वाला वीडियो है हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार और समराइज कर लेते हैं। इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होता है जस्ट बिलो डायाफ्राम। जो डायाफ्राम यहाँ संरचना में जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये डायाफ्राम है, उसके जस्ट नीचे की तरफ स्थित होता है। और लीवर में, यकृत में 2 लोब पाए जाते हैं, एक राइट लोब और एक पाया जाता है लेफ्ट लोब। इसमें जो इसकी स्ट्रक्चर होती है लीवर की, उसका निर्माण हिपेटिक लोब्यूल्स के द्वारा होता है। हिपेटिक लोब्यूल्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के काम करती है, जो कि वास्तव में हिपेटिक कोशिकाओं की हिपेटिक सेल से मिलकर बनी हुई होती है। ईच लोब्यूल्स इज कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू। जो हर एक लोब्यूल्स होती है वो एक पतले संयोजित उत्तक से घिरी हुई रहती है, और इस उत्तक को, इस आवरण को ग्लीसन कैप्सूल कहा जाता है। द बाइल सिक्रेटेड बाय हिपेटिक सेल्स, जो बाइल होता है वो हिपेटिक, जो यकृत की कोशिकाएं होती है उनके द्वारा सिक्रीट होता है। द डक्ट्स ऑफ गॉल ब्लैडर, देखो
यहाँ हमें डायग्राम में एक ग्रीन कलर का एक ऑर्गन दिखाई दे रहा है छोटा सा। ये ऑर्गन है गाल ब्लेडर। ये जो गाल ब्लेडर होता है इसमें पित्त एकत्रित होता है, यानी जो हमारा जो बाइल जूस होता है वो इसमें इकट्ठा होता है, लेकिन जो बाइल का निर्माण होता है वो यकृत में होता है, जो लीवर है उसमें होता है। ये इन नलियों के थ्रू गाल ब्लेडर में आकर स्टोरेज हो जाता है। द डक्ट ऑफ गाल ब्लेडर की जो डक्ट है जिसको हमने नाम दिया है सिस्टिक डक्ट एंड हिपेटिक डक्ट, ये है हिपेटिक डक्ट। ये जो कि हिपेटिक डक्ट तो है लीवर की डक्ट और जो सिस्टिक डक्ट है वो है गाल ब्लेडर की डक्ट। दोनों आपस में मिलकर जो ये यहाँ पर आके मिल जाते हैं और ये कहलाती है कॉमन बाइल डक्ट, इसका निर्माण करते हैं। कॉमन बाइल डक्ट आगे जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल जाती है। ये था हमारे लीवर के बारे में बात। लीवर से मेनली जो हमारा बाइल होता है, जो बाइल जूस होता है वो सीक्रीट होता है, जो कि वसा के पाचन में मदद करेगा, जिसको हम आगे बात करने वाले हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम समझते हैं लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट ऑर्गन पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज एक मिक्स्ड टाइप का ऑर्गन्स है, मिक्स्ड टाइप की ग्रंथि के रूप में काम करता है। जो बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों आपस में ओपन टुगेदर इनटू ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में ये ओपन हो जाते हैं। किसके द्वारा? कॉमन हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। एक यहाँ से जो डक्ट आ रही थी जो पैनक्रियाज से, वो और हिपेटिक से जो हमारा लीवर है उससे कॉमन जो बाइल डक्ट आ रही थी, दोनों मिलकर हिपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट का फॉर्मेशन करता है और दोनों आगे जाकर ड्यूडेनम में ओपन हो जाते हैं। ये जो यहाँ पर जो डक्ट है ये गार्ड की जाती है, सुरक्षित की जाती है, यहाँ कवर की जाती है एक स्पिंक्टर जिसको कहते हैं स्पिंक्टर ऑफ ओडी के द्वारा। पैनक्रियाज के बारे में हम पूर्व वीडियो में भी जान चुके हैं, इसकी हिस्टोलॉजी और इसके कार्यों के बारे में, तो डिटेल से नहीं पढ़ के शॉर्ट में हम इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। इलोंगेटेड ऑर्गन्स, ये एक लंबा ऑर्गन है और ये सिचुएटेड बिटवीन द लिम्ब ऑफ यू शेप्ड डिओडेनम, ये जैसे ये यहाँ पर ये डिओडेनम है यू शेप का, इनके बीच में ये जो आपको लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये है हमारा पैनक्रियाज, जिसको हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। पैनक्रियाज जो होता है वो एक मिक्स्ड कंपाउंड ग्लैंड्स होता है, यानी इसके द्वारा एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों सिक्रीशन होते हैं। एंडोक्राइन में हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है जो कि 1% भाग बनाता है पैनक्रियाज का, जबकि 99% भाग एक्सोक्राइन भाग होता है और जिनके द्वारा एंजाइम्स का सिक्रीशन किया जाता है। और इन जो सिक्रीशन किया जाता है उसको हम नाम देते हैं पैनक्रियाटिक जूस। और ये पैनक्रियाटिक जूस में सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। द एक्सोक्राइन पोर्शन secrete an alkaline pancreatic juice containing enzymes and endocrine portion secrete hormones। जैसा कि आप डायग्राम में देखिए, इसमें जो एसिनस सेल्स है वो जो इस तरह की आपको एसिनस सेल्स दिखाई दे रही है, ये एंजाइम्स का सिक्रीशन करती है, जबकि कुछ बीच बीच में सेल्स पाई जाती है जो आपको यहाँ पर जो दिखाई गई है डॉट डॉट करके, ये इसका एंडोक्राइन पोर्शन है, जिनमें कई प्रकार की अल्फा बीटा गामा इस तरह की कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है और इन कोशिकाओं के द्वारा हार्मोन्स का सिक्रीशन किया जाता है, जिनमें महत्वपूर्ण हार्मोन इंसुलिन के बारे में आपने सुना होगा, जिसकी कमी से डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। ये थे पैनक्रियाज के बारे में बात। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा हम उसमें बात करेंगे इन जो एलिमेंट्री कैनाल के जो भाग हैं उनमें होने वाली पाचन की प्रक्रिया के बारे में, यानी जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो किस प्रकार से होती है उसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू टू ऑल।